नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की संपूर्ण जानकारी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में जानेंगे। पहला प्रश्न, ध्यानाकर्षण में क्या है? ए, उन बच्चों की पहचान करना जिनका अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं है। बी, कक्षानुरूप अधिगम स्तर न प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए ध्यानाकर्षण शिविर लगाना। सी, ध्यानाकर्षण शिविर में 18 शिक्षण तकनीकियों एवं अन्य गतिविधियों का प्रयोग कर कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त कराना। डी, इसका उत्तर उपर्युक्त सभी। दूसरा सवाल, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में कुल कितने भाग हैं? ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में कुल 4 भाग हैं। इसका उत्तर बी होगा, 4 भाग। प्रथम भाग में आवश्यकता एवं उद्देश्य है, दूसरे भाग में लर्निंग आउटकम एवं आकलन, तीसरे भाग में कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक, चौथा भाग परिशिष्ट का है। अगला सवाल, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षा में होता है। यह कथन कोठारी आयोग की है। इसका उत्तर ये होगा, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964 में केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के लिए गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी थी। अगला सवाल है, नैस क्या है? नैस नेशनल अचीवमेंट सर्वे का शॉर्ट रूप है। अगला प्रश्न, किसके शोध से पता चलता है कि कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति स्तर अपेक्षानुरूप कम है? तो यह नैस है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट है ये। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किस कक्षा की अधिगम परिणामों की संप्राप्त दर के अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार है? इसका उत्तर है कि ध्यानाकर्षण जो अप्लाई करेंगे हम कक्षा 3 से 8 तक। इसका उत्तर बी वाला है, कक्षा 3 से 8 तक। अगला प्रश्न, बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने का कारण नहीं है। पारिवारिक शैक्षिक स्थिति व वातावरण यह है। आर्थिक स्थिति यह भी बहुत प्रभावित करती है। बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना यह भी प्रभावित करता है। बच्चों का व्यवहार, यह इसका उत्तर यह नहीं है। बच्चों के व्यवहार से कोई तात्पर्य नहीं होता। वास्तव में यह टीचर के व्यवहार पर निर्भर करता है और इसके लिए कहा गया है रिजिड बिहेवियर ऑफ टीचर्स। अगर रिजिड ज्यादा कठिन है तो बच्चे पढ़ने से कतराने लगते हैं। अगला है, लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम के लिए हम साफ कहते हैं यह परिणाम आधारित लक्ष्य है। इसका उत्तर ए है। परिणाम आधारित लक्ष्य का तात्पर्य होता है कि हमें परिणाम चाहिए, आप चाहे किसी भी विधि का, नवाचार का, आईसीटी का प्रयोग करें। इसका उत्तर परिणाम आधारित लक्ष्य है। अगला प्रश्न, परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक स्वतंत्र होता है। शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए, नवाचार के प्रयोग के लिए, आईसीटी के प्रयोग के लिए। तो उपयुक्त सभी, इसका उत्तर सभी है, सभी कर सकता है शिक्षक। अगला है, लर्निंग गैप क्या है? तो लर्निंग गैप क्या है? इसका उत्तर है कि बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर को लर्निंग गैप के रूप में जानते हैं। इसका उत्तर ए वाला है। अगला प्रश्न, लर्निंग गैप कैसे पता करेंगे? ऑप्शन ए, अंक आधारित मूल्यांकन, बी, आकलन से, सी, मापन से, इनमें से कोई नहीं। तो यह कार्य हम आकलन से कर सकते हैं, क्योंकि आकलन जो होता है यह बीच बीच में जांचना है। जब आप बच्चों को बीच बीच में जानेंगे तो उसका आकलन करना सीख जाएंगे और लर्निंग गैप का पता लग जाएगा, कौन सा बच्चा लर्निंग आउटकम जानता है और कौन सा नहीं जानता। अगला प्रश्न, लर्निंग गैप के लिए आरंभिक परीक्षण किस कक्षा का होता है? तो यह कक्षा 3 से 8 तक। इसका उत्तर डी होगा। आप देखें, कक्षा 3 से 8 तक। अगला प्रश्न, लर्निंग गैप के लिए आरंभिक परीक्षण कब? तो आरंभिक परीक्षण हम सत्र के प्रारंभ में करेंगे। अगला प्रश्न, आरंभिक परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र कौन तैयार करेंगे? तो आरंभिक परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र शिक्षक स्वयं तैयार करेंगे। इसका प्रारूप आप पुस्तक के अंत में देखेंगे। अगला प्रश्न, कक्षा 8 का आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र बनाना है, प्रश्न किस कक्षा के होंगे? तो इसका उत्तर होता है जिस कक्षा का बनाना है उसके पहले तक की कक्षा। तो 8 का बनाना है तो 1 से लेकर के 7 तक। तो इसका उत्तर डी वाला कि पिछली कक्षाओं का, जिसमें 1 से 7 तक। अगला प्रश्न है, आकलन प्रपत्र में किस प्रकार के प्रश्न होंगे? ए, ज्ञानात्मक 20%, बी, बोधात्मक 50%, सी, अनुप्रयोगात्मक 20%,
डी तर्कात्मक 10%। ई उपर्युक्त सभी। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये चारों प्रकार ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, तर्कात्मक। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, ये वाला उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, किसी कक्षा के लिए आकलन प्रपत्र में सबसे अधिक प्रश्न किस प्रकार का होगा? अब ये ऊपर देखे हैं, सबसे ज्यादा 50% बोधात्मक प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न, भाषा हिंदी, भाषा में हिंदी व अंग्रेजी दोनों होते हैं, प्रश्न होंगे। तो भाषा में 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, पढ़ने से संबंधित प्रश्न। तो इसका उत्तर डी वाला होगा कि उपर्युक्त सभी, मौखिक, लिखित और पढ़ने से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न, किसी कक्षा के लिए आकलन प्रपत्र बनेगा। एक आकलन प्रपत्र। बी वाला है कि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग आकलन प्रपत्र, 2-3 विषयों को मिलाकर एक आकलन प्रपत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग आकलन प्रपत्र बनाना है। उत्तर बी सही है। इसका कारण भी है कि हो सकता है कोई बच्चा हिंदी में तेज हो, गणित में कमजोर हो, तो अगर एक प्रपत्र से काम चलाएंगे तो हिंदी वाला आप कहेंगे कि हिंदी में बढ़िया है तो गणित में बढ़िया होगा। तो ऐसी स्थिति में ये ठीक नहीं है, सभी बच्चे के अलग अलग विषय के अलग अलग आकलन प्रपत्र होंगे। अगला प्रश्न, कक्षा 3 से 5 के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? कक्षा से 3 से 5 के लिए 15 प्रश्न है और कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 25 प्रश्न है। अगला देखें, कक्षा 3 से 5 के लिए आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के लिए सत्य है कि इसमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यह सही है। 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यह भी सही है। कुल प्रश्न 15 होंगे, यह भी सही है। प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है परंतु वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के होंगे। तो ये चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक, प्रत्येक में अधिकतम अंक 3 है, 15 प्रश्न होता है, तो 15 गुणे 3, 15 तिया 45 अंक। इसका उत्तर होगा बी वाला 45 अंक। अगला प्रश्न, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? तो इसमें 6 से 8 में 25 प्रश्न हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 6 से 8 के लिए आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के लिए सत्य है 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ, 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ, कुल 25 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है परंतु प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के होंगे, उपर्युक्त सभी। तो ये इसके लिए सत्य है कि उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक, उच्च प्राथमिक स्तर में 25 प्रश्न है और अधिकतम अंक 3 है, तो 25 गुणे 3 बराबर 75 अंक। तो इसका उत्तर डी वाला सही है कि हमें 75 अंक। अगला प्रश्न, क्या आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्रिका को प्रिंट कराकर देना होगा? तो देखें, ये प्रिंट कराकर दे सकते हैं, जिसको कंपोजिट ग्रांट से मैनेज किया जा सकता है, यह सही, यह भी सही है। दूसरा है श्याम पट पर लिख सकते हैं, ये दोनों काम आप कर सकते हैं। अगला इसका ऑब्जेक्टिव है दोनों में से कोई, तो इसका सही उत्तर तो यही है, दोनों में से कोई काम आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आरंभिक परीक्षण के लिए क्या सत्य है? इसका बच्चों की वार्षिक परीक्षा से संबंध है, यह कदापि नहीं है। यह शिक्षकों का मूल्यांकन है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अध्यापक प्रश्नों को पढ़कर सुनाएंगे, यह भी नहीं करना है, अगर पढ़ सुना देंगे तो हम मूल्यांकन क्या करेंगे उनका। अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है इसमें, बच्चे एक दूसरे की नकल करेंगे, नकल तो कदापि नहीं कराना है। इनमें से कोई नहीं, यह सत्य है कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, उत्तरों के लिए अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, 0, 1, 2, 4। इसका उत्तर डी वाला है 4। उत्तर के लिए जो हम अंक देंगे 0, 1, 2, 3, इसलिए इसका उत्तर 4 है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को कितने समूह में बांटेंगे? हम 3 समूह में बांटेंगे, इसका उत्तर बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर में समूह ए में किन विद्यार्थियों को रखना है? ए, अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2 से 3 अंक प्राप्त किए हों। बी, कुल प्राप्तांक 21 से 45 के मध्य हो। सी, ए एवं बी दोनों। इसका उत्तर ए एवं बी दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन लगाएंगे। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर में समूह बी में किन विद्यार्थियों को रखना है? ए, अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त किए हों, यह सही है। कुल प्राप्तांक 16 से 20 अंक हो, यह भी सही है। तो अर्थात इसका उत्तर सी वाला होगा जिसमें लिखा है ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर में समूह सी में किन विद्यार्थियों को रखना है? ए, अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक प्राप्त किया हो। बी, कुल प्राप्तांक 15 अथवा इससे कम हो।
दोनों सही है, तो इसका उत्तर होगा सी, जिसमें लिखा है कि ए एवं बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर में समूहों के निर्धारण में कौन सही सुमेलित है? तो ए, अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2 से 3 अंक तथा कुल प्राप्तांक 35 से 75 के मध्य हो, सही है। बी, समूह बी, अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक तथा कुल प्राप्तांक 26 से 34 अंक के मध्य हो, सही है। समूह सी, अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक तथा कुल प्राप्तांक 25 अथवा 25 से कम, यह भी सही है। इसका उत्तर होगा डी वाला कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि कितने दिनों की है? यह 50 कार्य दिवसों के लिए है। इसका उत्तर डी है, 50 कार्य दिवस। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर के पूर्व व शिविर के पश्चात जब आप बच्चों के अधिगम स्तर की जांच करते हैं तो प्रत्येक बच्चा जिस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष पूरा अंक अर्थात 3 अंक प्राप्त कर लिया होता है वहां सही का निशान लगाते हैं तथा और क्या लिखते हैं? तो वहां आप माह और वर्ष लिखते हैं, सही निशान के साथ माह और वर्ष, किस माह में और कौन सा सत्र है। अगला, सत्र के प्रारंभ में ध्यानाकर्षण शिविर का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? बच्चे स्कूल सहजता से आने लगते हैं। बी, वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को सहजता से पूरा करने लगते हैं। उपरोक्त दिनों इनमें से कोई नहीं। तो ये जब आप ध्यानाकर्षण शिविर करा देंगे तो वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को सहजता से बच्चे पूरा करना लगता है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन कितने विषयों को पढ़ाया जाना है? तो आप इसका उत्तर सी 4 है कि 4 विषयों को पढ़ाया जाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हमारा परिवेश। अगला है, ध्यानाकर्षण शिविर के लिए कैसी शिक्षण योजना होगी? सामान्य शिक्षण योजना, व्यवहारिक शिक्षण योजना, व्यवहारिक शिक्षण योजना जिसमें शैक्षिक नवाचार एवं गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग हो, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर सी होगा कि शिक्षण योजना हमारी व्यवहारिक हो, जिसे हम अपने समय में पूरा कर लें और बच्चों का स्तर का अनुरूप हो, और शैक्षिक नवाचार समाहित हो, गतिविधियों का प्रयोग हो ताकि वो सरलता से सीखा जा सके। अगला सवाल, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग या रचनात्मक आकलन क्या है? ए, बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं यह शिक्षक जानते हैं, यह सही है। किन चीजों के साथ बच्चे जूझ रहे हैं कि उनको नहीं आ रहा है, यह भी शिक्षक जानता है, यह भी सत्य है। यहाँ बच्चे को सीखने के लिए शिक्षक अपने शिक्षण के तरीकों में फेरबदल कर सकता है, यह भी सत्य है। तो इसमें तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, इसका मतलब इसका उत्तर डी वाला है, उपयुक्त। अगला प्रश्न, CCA क्या है? ए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, यह सत्य है, अंग्रेजी में है। बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका आकलन सतत एवं व्यापक आकलन। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक आकलन में केवल शैक्षणिक सुधार है, केवल व्यक्तित्व संबंधी सुधार है, शैक्षणिक सुधार के साथ साथ व्यक्तित्व संबंधी सुधार है? यह सत्य है कि शैक्षणिक सुधार के साथ साथ व्यक्तित्व संबंधी सुधार है। व्यक्तित्व में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, राष्ट्र प्रेम आदि आता है, इसका उत्तर सी सही है। अगला सवाल, ड्रॉप आउट का एक बड़ा कारण शिक्षक का डर, विभिन्न स्तर वाले बच्चों के लिए एक ही पाठ्यक्रम पर कार्य करना, माता पिता का नजरिया, उपरोक्त कोई नहीं। इसका उत्तर बी वाला सही है, विभिन्न स्तर वाले बच्चों के लिए एक ही पाठ्यक्रम पर कार्य करना। जब कई स्तर के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और हम सभी को एक ही टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, किसी को गिनती नहीं आ रहा है, हम उसको भाग और गुणा पढ़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है वो विद्यालय आता है, इसके बाद फिर भाग जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण विभिन्न स्तर वाले बच्चों को एक ही पाठ्यक्रम पर कार्य करना। अगला सवाल, ध्यानाकर्षण शिविर किस स्तर के बच्चों के लिए है? ध्यानाकर्षण शिविर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए है, इसका उत्तर सी सही है। ध्यानाकर्षण शिविर में कुल कितने वादन हैं? तो ध्यानाकर्षण शिविर में कुल 4 वादन है, इसका उत्तर डी सही है, इसमें 4 वादन हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ध्यानाकर्षण शिविर में प्रत्येक वादन 1 घंटे का है, जबकि फाउंडेशन लर्निंग शिविर में केवल 2 वादन हैं और प्रत्येक 90 मिनट। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर का प्रारंभ एवं समापन किससे करना? ये प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभा से प्रारंभ जो करेंगे, प्रातःकालीन सभा, और अंत सांध्यकालीन सभा से अंत होगा। अगला प्रश्न, प्रार्थना सभा कितने समय के लिए होता है? ये 30 मिनट, प्रार्थना सभा 30 मिनट के लिए
होती है। अगला प्रश्न, प्रार्थना या प्रातःकालीन सभा में क्या क्या करना है? तो इसमें प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, मूल्य शिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण पर चर्चा करनी है। अगला प्रश्न, सांध्यकालीन सभा जो 30 मिनट का है में क्या क्या करना है? सांध्यकालीन सभा में हमें व्यायाम, बाल सभा, कला, हिंदी, सुलेख, श्रुतलेख, संगीत, नैतिक शिक्षा के कार्य करने हैं। इसका उत्तर ए सही है। अगला, ध्यानाकर्षण शिविर में हमारा परिवेश एवं विज्ञान एक ही वादन में दिया गया है, क्यों? अच्छा सवाल है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हमारा परिवेश है और यहाँ विज्ञान विषय अलग से नहीं है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान है, यहाँ हमारा परिवेश नहीं है। अतः इसका उत्तर डी सही है। दोनों एक साथ हम पढ़ाएंगे। प्राथमिक स्तर पर वहां हमारा परिवेश चलेगा और जूनियर स्तर पर 6, 7, 8 के लिए विज्ञान विषय चलेगा, इसीलिए एक साथ रख दिया गया है। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में शिक्षण के दौरान बच्चों को किस कार्य पर विशेष ध्यान देना है? तो इसमें बच्चों की अधिकाधिक क्रियाशीलता पर, जो बच्चा हमारा अधिक से अधिक क्रियाशील होगा, और जब बच्चा अधिक से अधिक क्रियाशील होगा तो पढ़ने में अपने आप लग जाएगा। अगला सवाल, ध्यानाकर्षण शिविर कितने सप्ताह का होता है? हम जानते हैं ध्यानाकर्षण शिविर 50 दिन का है, तो 50 में 7, 7 सते 49, ये 7 सप्ताह का है। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रत्येक सप्ताह शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण में कितने तकनीकियों पर फोकस करेगा? सभी 18, केवल 1, 2 तकनीक, 3, 4 तकनीक। डी वाला इसका उत्तर सही है, ये आपको 3, 4 तकनीक प्रयोग करना है। अगला प्रश्न, कुछ तकनीक जिनकी रोज पुनरावृत्ति होगी, बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, टीएलएम का प्रयोग, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, किन खेलों को अस्थायी तौर पर फर्श पर बनाया जा सकता है? ए ग्रिड गेम, बी सांप सीढ़ी, सी लूडो। तो इसका उत्तर सभी है। सभी को आप जमीन पर अस्थायी तौर पर बना सकते हैं, बच्चे बड़े प्रेम से वहां खेले। अगला सवाल, ध्यानाकर्षण शिविर के लिए आवश्यक है ए शिक्षण योजना, बी शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता, सी बैठक व्यवस्था। तो ये तीनों आपको चाहिए, तो इसका उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, बैठक व्यवस्था के लिए क्या शर्त? बैठक व्यवस्था गतिविधि के अनुरूप हो, सही है। बी अर्धचंद्राकार अवस्था या गोले में तब बैठाते हैं जब बच्चे आपस में बात कर रहे हों, बिल्कुल सही है। छोटे समूह में तब बैठाते हैं जब बच्चों के बीच अंतःक्रिया कराना हो, सही है। तो इसका उत्तर डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, समूह में बैठाते समय क्या करना चाहिए? सामाजिक एवं धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, यह सही है कि नहीं करना चाहिए हमें। लड़कियों एवं दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यह भी सही दिया। समान अधिगम स्तर के बच्चे एक साथ बैठाना चाहिए, यह भी सही, उनको बैठाए जब जरूरत हो, आपस में चर्चा करें। आवश्यकता अनुसार अधिगम स्तर को मिश्रित करके बैठाया जाए। जब बच्चे, कोई तेज बच्चा अपने कमजोर बच्चे को बताना चाहता है, उससे साझा कराना चाहते हैं, तो मिश्रित अनुपात में बैठाएं, यह भी सही है। तो इसका उत्तर ई है कि उपरोक्त सभी। अगला, कक्षा में केंद्रीय भूमिका में होना चाहिए। तो केंद्रीय भूमिका बच्चा होता है, चूंकि हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, इसलिए केंद्रीय भूमिका स्पष्ट रूप से बच्चा होगा। अगला प्रश्न, कक्षा में शिक्षक और बच्चों की क्रियाशीलता होनी चाहिए। शिक्षक की क्रियाशीलता 5 मिनट, बच्चों की क्रियाशीलता 30 मिनट, बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता 5 मिनट, उपर्युक्त सभी। यह उपर्युक्त सभी सही है, और यह ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्रियाशील रहेगा, वो 30 मिनट के लिए उसका समय दिया गया है। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए स्वयं समय पर आए, सत्य है। बी समय सारणी का ध्यान रखें, यह भी सत्य है। सी समय सारणी के अनुरूप शिक्षण कार्य करें, यह भी सत्य है। इसका उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए पाठ की शुरुआत कैसे करें? ए किसी रोचक दृष्टांत के साथ, बी कहानी से, सी खेल या गतिविधि से, डी उपर्युक्त सभी से। इसका उत्तर सही है कि उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में क्या करना चाहिए? ए कक्ष का माहौल सहज एवं सरल बनाएं, बी बच्चों के कार्यों की प्रशंसा करें, सी बच्चों की भाषा के शब्दों का प्रयोग करें। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में क्या न करें? ए बच्चों में भय, यह कदापि नहीं करना है। बी बच्चों के मध्य भेदभाव, बच्चों के मध्य भेदभाव नहीं करना है। सी बच्चों के साथ गलत
शब्द, यह भी नहीं करना है हमें। बच्चों के को प्रश्न पूछकर हतोत्साहित न करने, प्रश्न तो पूछिए लेकिन उसको इस उद्देश्य से न पूछे हतोत्साहित हो, यह भी सही है, इसको भी नहीं करना है। ई उपर्युक्त सभी, ये सभी सही हैं, तो इसलिए उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम चक्र का सिद्धांत क्रम क्या है? यह आईपीए का सिद्धांत क्रम है, इसका उत्तर बी वाला है। इंट्रोडक्शन से अभ्यास प्रैक्टिस और ए से असेसमेंट आकलन। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निर्विवाद सत्य है। यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें दो राय नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगला सवाल, पेस ऑफ लर्निंग क्या है? पेस ऑफ लर्निंग, सीखने की गति को पेस ऑफ लर्निंग कहते हैं, इसका आंसर सी है, सीखने की गति। अगला प्रश्न, एफएलपी क्या है? यह फास्ट लर्निंग पेस, जो तेज सीखने की गति होती है उनको एफएलपी कहते हैं, फास्ट लर्निंग पेस। अगला सवाल, एसएलपी क्या है? स्लो लर्निंग पेस, जिनकी गति सीखने में धीमी होती है, धीमी गति वाली सीखना स्लो लर्निंग पेस कहलाता है। अगला सवाल, आकलन के पश्चात एफएलपी और एसएलपी को क्या करना है? एफएलपी को संवर्धन क्रियाएं, बी एसएलपी को ध्यानाकर्षण तकनीक, दोनों सही हैं, तो इसका उत्तर सी वाला होगा कि ए और बी दोनों, अर्थात जो तेज सीखने वाली गति है जिनकी, उन्हें संवर्धन क्रियाएं कराएं, उनको आगे पढ़ाएं, और जिनकी स्लो लर्निंग है उनकी ध्यानाकर्षण तकनीक से आगे पढ़ाएं। अगला सवाल, इस पुस्तक में शिक्षण तकनीकियों की कुल संख्या, शिक्षण तकनीक सब 18 दिए गए हैं, कुल संख्या 18 है। अगला प्रश्न, प्रथम तकनीक एवं अंतिम तकनीक है। संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष, ए का वातावरण एवं प्रोजेक्ट कार्य, यह एकदम सही है कि प्रथम तकनीक संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। प्रथम 3 तकनीक क्रमशः हैं। ये प्रथम 3 तकनीक आप पहला जानते हैं कि संसाधनों से और पूर्ण अंतिम तकनीक है प्रोजेक्ट का वातावरण। अगला प्रश्न, ये तो सही है। दूसरा है कक्षा कक्ष प्रबंधन बैठक व्यवस्था, और तीसरा है रोचक प्रस्तावना, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, 3 तकनीकियां हैं, अंतिम 3 तकनीकियों में 16वां शैक्षिक भ्रमण है, 17 सरल से कठिन की ओर, और 18 प्रोजेक्ट कार्य को आप अंतिम रूप से जानते हैं। अगला प्रश्न, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण से तात्पर्य क्या है? ए प्रिंट रिच कक्षा, PRE प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, बी विषयगत संसाधन जिसे TLM के रूप में प्रयोग करते हैं आप। उपर्युक्त दोनों सत्य हैं, इसके लिए उपर्युक्त दोनों इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था में क्या नहीं करना चाहिए? ए कम सुनने वाले, कमजोर नजर वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को अग्रिम पंक्ति में बैठाना, यह करना आवश्यक है। बी अर्धचंद्राकार बैठक व्यवस्था, यह भी करना आवश्यक है। सी विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को जोड़ी में बैठाना, यह भी हमें कराना है, जब बच्चे आपस में डिस्कशन करें, कोई बात बताएगा तो यह भी जरूरी होता है। डी लघु समूह में न बैठाना, लघु समूह छोटा समूह में बैठाना आवश्यक होता है, इसमें लिखा है न बैठाना, इसलिए इसका उत्तर डी सही है कि हमें लघु समूह में बैठाना चाहिए, जबकि इसमें लिखा है नहीं बैठाना। अगला प्रश्न, रोचक प्रस्तावना किस सिद्धांत पर आधारित है? रोचक प्रस्तावना का सिद्धांत होता है कि सरल से कठिन, ताकि आप सरल से कठिन की तरफ अग्रसर हों, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए? आवश्यकता अनुसार TLM का प्रयोग करें, बिल्कुल सत्य है, आवश्यकता से ज्यादा और न आवश्यकता से कम दोनों नहीं करना चाहिए, इसको आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। बच्चों में भेदभाव, यह कार्य भी हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों को अस्पष्ट निर्देश न दें, जब भी दें स्पष्ट निर्देश दें। बच्चों की टिप्पणी कर अपमानित करना, तो इसका उत्तर ए सही है, जिसमें हमें आवश्यकता अनुसार TLM का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षण योजना बनाकर कक्षा में शिक्षण करना, बच्चों की कठिनाइयों को व्यक्त करने का मौका देना, शिक्षक द्वारा कक्षा में क्रोध, यह स्पष्ट है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में क्रोध नहीं करना चाहिए, यह वर्जित है। डी बच्चों को आपस में परिचर्चा करने के लिए ज्यादा अवसर, इसका उत्तर सी सही है, शिक्षकों द्वारा क्रोध नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, किस आधार पर आप कह सकते हैं? यह मनोवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर आप कह सकते हैं, जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है उनके आधार पर। अगला है, शिक्षकों की पूंजी है विद्यालय, बाउंड्री वॉल, डेस्क बेंच, शिक्षकों की पूंजी छात्र होते हैं, इसका उत्तर डी सही। अगला प्रश्न,
छात्रों का विद्यालय से पलायन कब होगा? जब छात्र सीख नहीं पाएंगे, जब छात्र विद्यालय में पढ़कर निकल जाएंगे। इसको पलायन नहीं कहा जाता। जब छात्र विद्यालय पढ़ निकलेंगे, जब विद्यालय आकर्षक होगा, इससे कोई पलायन से कोई मतलब नहीं, आकर्षक होगा तो बच्चे और आएंगे। तो इसका उत्तर यह है, जब बच्चा सीख नहीं पाए तो आपके विद्यालय से वो पलायन कर जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चा अपेक्षित अधिगम परिणाम प्राप्त करेगा जब उन्हें हम केवल खेलने को कहेंगे। केवल खेलने से कुछ नहीं होगा। जब हम उन्हें केवल गतिविधि के माध्यम से सिखाएंगे, केवल गतिविधि के माध्यम से सारी लर्निंग आउटकम नहीं पढ़ाया जा सकता, न सीखा जा सकता है। अगला है सी, जब योजना के साथ ध्यानाकर्षण तकनीकों का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम क्रिया कराएंगे। यह सही है, इसका उत्तर सी सही है कि ध्यानाकर्षण तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। और इस वीडियो में कहीं कहीं 4 से अधिक ऑब्जेक्टिव दे दिए गए हैं विकल्प, ताकि पूरा कोर्स समाहित किया जाए। धन्यवाद।